हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ए गोज लॉ। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को गोज लॉ के बारे में पढ़ाया था। तो गोज लॉ क्या था आपके पास कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अनक्लोज्ड इन द सरफेस इज इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन। ये नेट चार्ज क्या होता है इनसाइड द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बोथ द चार्जेस के कारण होगी, चाहे वो आउटसाइड है चाहे आपका इनसाइड है। लेकिन जो आपके पास फ्लक्स, ये जो क्यू चार्ज होगा वो फ्लक्स में सिर्फ कौन सा लेंगे हम लोग, इनसाइड द चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टू बोथ द चार्जेस आउटसाइड और इनसाइड, बट इन केस ऑफ फ्लक्स चार्ज कंसिडर ओनली इनसाइड द बॉडी। ये गोज लॉ ये कहता है कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये हमने गोज लॉ की यहाँ पे बात कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए गोज लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। ड्राइव द एक्सप्रेशन by using Gauss law. Derive the expression for Coulomb's law. For Coulomb's law by using Gauss law. Gauss law को यूज, एप्लीकेशन मतलब उसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशन मतलब क्या है उसके यूजेस क्या है। ठीक है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, लेट अस कंसीडर द पॉइंट चार्ज। लेट अस कंसीडर द पॉइंट चार्ज। गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करते मैंने बताया था कि पहले जो सिचुएशन लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या बनाओ, गॉसियन सरफेस, और फिर गॉस लॉ को क्या कर दो, वहां पे यूज कर दो। तो लेट अस कंसीडर द पॉइंट चार्ज क्यू, और इस पॉइंट चार्ज के कारण जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के कारण जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल। ठीक है, और इस पॉइंट, ये आपका एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर होगा, डीएस एरिया वेक्टर, हर एक पॉइंट पे ये भी डीएस। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपकी क्या है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आपकी आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो हमने गॉसियन सरफेस लगा लिया। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक वेक्टर भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना आपका, 0। नाउ वी अप्लाई द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल्स टू EdS। ये जो हम सर्कल लगाते हैं क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं। ठीक है, कोस थीटा, ये E जो होगी ना, एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर सरफेस के लिए इस E का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इनटू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, यहां से पुट कर लो, क्या बनेगा ये EdS कोस थीटा, वेक्टर फॉर्म को हटा देते हैं यहां से, इनटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये यहां से आगे फर्दर EdS, थीटा कितना 0, थीटा कितना यहाँ पे 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या बना, EdS क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। EdS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ES कितना होगा, सरफेस एरिया, और स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई r। अगर मैं यहाँ पे कोई Q नॉट चार्ज मान लो, क्या मान लो, कोई Q नॉट है चार्ज, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा इन द सरफेस पे, इफ Q नॉट बी द चार्ज on the surface then force F क्या होता है, Q नॉट इंटू ई। F की वैल्यू क्या बन जाएगी, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। यही होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ की ये क्या आ गया, प्रूफ आ गया बाय यूजिंग द गॉस लॉ। ठीक है, तो कई बार ये बोर्ड में पूछ
से लेते हैं इस क्वेश्चन को कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले मैंने बताया हाउ वी अप्लाई द गॉस लॉ। सबसे पहले क्या मान लो कि सिचुएशन कंसीडर करिए, हमने पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है गॉस लॉ, और पॉइंट चार्ज के कारण सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल। तो पहला पॉइंट ये था कि ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। सेकंड पॉइंट था गॉस लॉ के फॉर्मूले को यूज करो, पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। यहाँ पे थीटा क्या बना 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई Q/4πε0 r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो ये दिस इज द कूलम्स लॉ। तो यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव द गॉस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा यहाँ पे आपकी, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द फिर इनफाइनाइट due to the line charge. Find the electric field intensity due to the infinite line charge. Second application देखिए, electric field intensity due to infinite line of charge. ये आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के कारण हमने पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट को यूज करते हुए हमने सिंपली वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कांसेप्ट यूज करा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी, λ/2πε0 इंटू r, ये निकाली थी। अब रिजल्ट तो वही आएगा, पर गॉस लॉ से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, वहां पे बहुत बड़ा सा डेरिवेशन बनता था। जैसे ऐसे करते थे ना, एक लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, एक पॉइंट p चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे एक कंपोनेंट मान लेते थे, उसको क्या करते थे, सोल्व करते थे, e cos थीटा, e sin थीटा, जो भी जनरल रिजल्ट आता था, तो ये आता था हमारे पास सोल्व करके। ठीक है, अब हम इसी रिजल्ट को किससे निकालेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द इनफाइनाइट लाइन वायर। तो ये आपने एक इनफाइनाइट लाइन वायर को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ठीक है, मान लिया डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। ठीक है, इनफाइनाइट है तो इधर भी जा रही होगी इंफिनिटी तक, और इधर भी जा रही होगी। ठीक है, तो आपके पास लाइन चार्ज के कारण सबसे पहला काम क्या था, क्या, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लो। ठीक है, गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस को बना लिया। अब देखो ये कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस है सिलेंडर का, लाइन चार्ज के कारण सिमेट्री कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। पिछले भी लेक्चर में मैंने बताया था। ये आपका फ्लैट सरफेस है, ये भी कैसा सरफेस है आपका, फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर 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 इधर, ऐसे नीचे भी हो जाएगी, इधर 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 इधर, ऐसे तो होगी ना। अरे लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई दोनों जगह ही होगी। क्लियर। अब हम इन सारे सरफेसेस पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका एंगल, यहाँ पे देखो एक मार्कर कहाँ रख दिया अभी मैंने, चलो इसी से करते हैं, नहीं मिल रहा। देखिए, तो ये आपके पास क्या एरिया वेक्टर है, इधर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, ds, और एरिया वेक्टर इधर ही होगा इस सरफेस का। इसी तरह यहाँ देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेकिन इस सरफेस का एरिया वेक्टर तो इधर होगा ना, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा, ds कह दो, a कह दो, तो यहाँ थीटा कितना बना, 90 डिग्री। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, तो ये थीटा कितना बना यहाँ पे आपका 90 डिग्री।
ठीक है, यहाँ ऊपर या नीचे में से एक कंसिडर कर लेते हैं आप लोग। जैसे यहाँ मानते हो तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी ना आपकी नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। थिन है ना, थिन वायर है, वेरी थिन वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही क्या होंगे आपके एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे भी थीटा क्या बनेगा आपका 0, यहाँ पे भी थीटा क्या बनेगा आपका 0, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। देखो एक सरफेस ये बना आपका φ1, एक सरफेस ये बनेगा यहाँ पे φ2, एक सरफेस ये बनेगा इस पे φ3, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगा φ, मैं लिख देती हूँ, φ फ्लैट प्लस φ कर्व, तीन ही सरफेस बने ना, प्लस φ फ्लैट, तीन सरफेस बन गए, मतलब कि जो मैंने माना है φ1, φ2 और φ3, तीन सरफेस कंसीडर कर लिया आपने, φ1, φ2 और φ3। कितना समझ आ गया। अब देखो इनको निकालते हैं, φ1 को निकालते हैं पहले। φ1 क्या बन जाएगा आपके पास, इधर ही लिख दूं, टोटल φ यही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो टोटल φ क्या बनेगा, EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा। φ1 φ2 φ1 भी क्या होगा EDS cos थीटा, φ2 भी EDS cos थीटा, φ3 भी क्या लिख दे EDS cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना आपका, ये लिख दो फ्लैट, ये कर्व, ये फ्लैट, ये भाई सर्कल लगा लिया करो, मेरे ध्यान में रहता है, ठीक है। फ्लैट तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका ये, तो फ्लैट पे यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा कितना है 90 डिग्री। देखो इन दोनों फ्लैट सरफेस में थीटा कितना बना 90 डिग्री। तो सिर्फ इस कर्व सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू द कर्व सरफेस। तो फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, EDS cos 0, EDS cos 0, ठीक है। तो क्या बना फाई इज इक्वल्स टू, ई को बाहर लिख लो, ई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यही बताया था, क्या बनेगा E इंटू एस, इसका क्या बन जाएगा ये S, ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका S। अब फाई क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई क्या होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया E इंटू एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये समझ आ गया फिगर, इधर लिख दो। अब यहां से ये लिख लो एक बार फटाफट, जल्दी से लिख लिया, ओके। देखो क्या मानना आपने, एक लाइन चार्ज को कंसीडर करा, लाइन चार्ज के काम गॉसियन सरफेस की सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। तो तीन सरफेस बने फ्लैट, कर्व और फ्लैट, तो इन तीनों के कारण आपने फ्लक्स को फाइंड आउट करा, टोटल फ्लक्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे भी थीटा कितना 90, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा 0। सिर्फ फ्लक्स इस सरफेस के कारण क्या करेगा, कर्व सरफेस के कारण क्या करेगा एग्जिस्ट, और कर्व सरफेस पे थीटा क्या बन रहा है आपका 0, ठीक है। तो यहां से देखिए एक बार मैं इसको हटा रही हूं, यहां से तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे फाई E इंटू एस, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, L लेंथ है इसकी, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, आर रेडियस मान ले इसकी, इज इक्वल्स टू Q, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा क्या होता है Q बाई एल, तो Q क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। E क्या बन जाएगा लैम्डा एल 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो क्या आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही निकाली थी पीछे भी हमने, वहां पे एक बड़ा सा डेरिवेशन करा था, पर याद रखना अगर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, यूजिंग गोज लॉ, यूजिंग गोज लॉ, तो गोज लॉ को ही यूज करके निकाले, रिजल्ट दोनों के कारण सेम आएगा। अगर वो कहता है विदाउट यूजिंग गोज लॉ, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड के अंदर कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इनफाइनाइट वायर विदाउट यूजिंग गोज लॉ, विदाउट यूजिंग गोज लॉ, वहां पे गोज लॉ को आपको यूज नहीं करना, तो फिर आप वो सिंपली जो आपने कंपोनेंट का फॉर्मेशन पढ़ा था उसी से ही रिजल्ट को क्या करेंगे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो ये आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब इसके कारण बना लेते हैं हम लोग।
तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में सिर्फ कर्व सरफेस के कारण क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो क्या है यहाँ पे, ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपका R के। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या बने, ग्राफ बना सकते हो आप इस चीज का कि E और R के बीच में ग्राफ क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, इस तरीके से कि जैसे जैसे R बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, अब देखो मैं फिर से एक पॉइंट समझाती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आई थी, KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, E ड्यू टू डाइपोल, E ड्यू टू, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर की। E ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल कहो या इक्वेटोरियल, एक्सियल के केस में क्या थी 2kp बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल के केस में क्या थी kp बाई आर क्यूब। तो मतलब डाइपोल के दोनों ही केस क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, लाइन चार्ज के कारण, ये किसके कारण है, ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, पॉइंट चार्ज के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर स्क्वायर के, और डाइपोल के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर क्यूब के। जितना आपके पास ये कर्व बना दे तो इन सब में ये याद रखना, जितनी पावर बढ़ती जाती है उतना ही ये इधर प्रोसीड करता चला जाएगा। जैसे 3 कर्व बना दे आपसे ई और आर के बीच में, पूछे कि बताइए कौन सी कर्व डाइपोल की कारण है, कौन सी पॉइंट चार्ज की कारण है और कौन सी आपकी लाइन चार्ज की कारण है। तो देखो जितना आर की पावर बढ़ेगी ना उतना ये इधर एक्सटेंड करता चला जाएगा। तो ये आर क्यूब, आर स्क्वायर और ये आपका आर, जितनी पावर बढ़ेगी उतना ये ओरिजिन की तरफ प्रोसीड करता चला जाएगा ग्राफ। ठीक है, आर क्यूब, आर स्क्वायर और आर, ये मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया। समझ आ गया सबको इतना? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये हमने लाइन चार्ज के कारण पढ़ी एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज। देखिए कैसे निकालेंगे, आपने एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली क्या आपका डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखो इनफाइनाइट है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इसके कारण में जो सिमेट्री बनेगी वो कैसी होगी, आपकी गॉसियन सरफेस की तरह। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखो इसके अंदर जो सिमेट्री बनेगी कुछ ऐसे बन जाएगी। देखो ये आपने एक ले लिया, यहाँ पे एक ये पॉइंट इधर ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे क्या करेगी, सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। इसी तरह इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। इधर देखिए इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी लेकिन एरिया वेक्टर इधर होगा, तो थीटा कितना बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो बिल्कुल पतली सी सीट है, देखो इस कागज को समझो, ये कागज है तुम्हारे सामने। ठीक है, देखो ये कागज दिख रहा है सबको। ठीक है, ये ऐसी सीट है, ये पतली सी, ये मैं समझना कि मैडम नीचे क्यों नहीं आई, बिल्कुल पतली सी सीट है। ठीक है, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ, इस तरीके से ये सीट है, सीट में से हमने एक एलिमेंट्स को कंसीडर करा पतला सा और उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, इधर आउटसाइड इधर और ये रीजन बीच में। तो ये जो सिमेट्री बनी हुई है ना आपके सामने, देखो ऐसे देखिए, देखो देखो ये सामने से दिख रही है, ये आपका साइड व्यू बन गया अब ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे देख रहे हो इस चीज को इस तरीके से। ठीक है,
तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सिमेट्री का बनेगा वो कैसे बनेगी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, यहाँ से शीट का पतला सा, और उसके कारण सिमेट्री कैसी बनेगी आपकी सिलेंड्रिकल, ठीक है। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तीनों रीजन में। मान लें ये रीजन φ1, ये रीजन आपका φ2 और ये रीजन आपका φ3। टोटल फाई क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो फाई इज इक्वल्स टू वही लगा लेंगे E इंटू ए, ये स्मॉल एलिमेंट ले लेते EDS, ठीक है। देखो थीटा इधर 0 बनेगा इस सरफेस पे, यहाँ पे थीटा 90 और इस सरफेस पे भी थीटा आपका 0 हो जाएगा इधर। EDS cos 0 प्लस EDS cos 90 प्लस EDS cos 0, ठीक है। cos 0 cos 90 cos 0, cos 0 की वैल्यू पता है सबको क्या होती है 1, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी S ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा S, E इंटू एस प्लस 0 E इंटू एस, और की फाई क्या होता है अकॉर्डिंग टू गोज लो, लिख लेना अकॉर्डिंग टू गोज लो, फाई क्या हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां से सीट है ना तो 2 डायमेंशन होगी, सीट है तो 2 डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन होगी तो सिग्मा क्या हो जाएगा आपका Q बाई ए, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सिग्मा इंटू ए। पहले एक पतली सी वायर थी तो वो 1 डायमेंशन थी, ठीक है। अब ये क्या सीट है, ठीक है, सीट की थिन है, वैसे पतली तो ये भी है लेकिन देखो इसकी लेंथ भी होगी, इसकी ये ब्रेथ भी होगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या बन जाएगा ये सिग्मा इज इक्वल्स टू Q की जगह Q बाई एप्सिलॉन नॉट ES क्या बन गया 2ES, क्या बन गया आपका 2ES, ठीक है। सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट 2ES, ठीक है। तो यहां से ये ऐसे लिख लो, सरफेस एरिया मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना तो ए लिख लो, एस क्या बता रहे हैं यहाँ पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये एस से एस क्या हो गया आपका कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी E, ये बना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2E, तो E की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। फिर से समझिए ये थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक पतली सी सीट है ऐसे, ये एक आपकी पतली सी सीट है, ठीक है। ऐसे लिखिए, ऐसे इसको अंदर निकाल बिल्कुल स्क्वायर है ना, इसके कारण जो सिमेट्री बनेगी सिलेंडर की गोजियन सरफेस की वो ऐसे बन जाएगी, इसमें से पार निकलता हुआ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे। तो देखो इससे कारण फील्ड लाइन ये सीट है ना पतली सी, तो इसके कारण फील्ड लाइन या तो इधर जा रही होंगी मेरी साइड बोर्ड की साइड, या फिर इस साइड आ रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, इधर तो नहीं जा रही होंगी ना, क्योंकि देखो आपके पास ये ऐसे इस फ्रंट में से ऐसे जा रही है, फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेंगी ना, तो इधर क्या हो गया एरिया वेक्टर और इधर एरिया वेक्टर, लेकिन इधर तो एरिया वेक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है ना, अब ऐसे सीट में से ऐसे निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 0 90, तो यहाँ से टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, गोज लॉ को यूज करेंगे, गोज लॉ क्या कहता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पुट कर दो, टू डायमेंशन होगी सीट, कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू एस से एस क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये भी टोटल सरफेस एरिया है और ये भी क्या बता रहा है उसका सरफेस एरिया ऑफ द सीट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई टू द सीट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है यहाँ पे ये हो गया सबका। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है आपकी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसी साइज पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे आर पे या शेप ऑफ द सीट पे डिपेंड नहीं कर रही, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द सीट, ये इस बात आर पे ऊपर डिपेंड है नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इससे पहले देखो जितने भी केस पढ़े टू द पॉइंट चार्ज, टू द डाइपोल, टू द लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं आर पे डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पे,
लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक सीट। ठीक है, सीट, थिक सीट के कारण इलेक्ट्रिक, थिक का मतलब देखो, आप पहले तो ये पतली सी सीट, आप थोड़ी थिक है, थिक मतलब मोटी सीट है, थिक का मतलब मोटी, मतलब इसके इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस सरफेस के कारण भी क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो इसको ऐसे देखो, तुम बिल्कुल ऐसे देखो, ये सीट ऐसे, ये सीट है, मेरे हाथ को सीट मान दो, तो ऐसे फील्ड लाइंस निकलेगी ना, ठीक है, तो कोई सी साइड में निकालो, देखो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी E1 और सेकंड सरफेस के कारण भी क्या आएगी इधर। अगर आप इस साइड बात करो तो इधर भी ये E1 आई और इधर भी ये क्या आई E2, तो टोटल फील्ड क्या बनी E1 प्लस E2। तो एक सरफेस के कारण, जब पतली थी तो एक ही सरफेस की तरह ट्रीट कर रही थी, पतली सी सीट थी तो एक ही सरफेस की तरह ट्रीट कर रही थी, तो कितनी आई थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। समझ आ गया, क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन सीट कितनी आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इतना आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो थिन सीट और थिक सीट के कारण हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे अगर दो लाइन चार्जेस हैं, दो थिक सीट हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस द सरफेस, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही।